Hello learners, welcome to IS Marathon and here we are with a new lesson. This is the part second. ठीक है. ये पार्ट सेकंड है आपका जो इंपॉर्टेंट जजमेंट देख रहे हैं 2019 और 2020 का. ठीक है, तो बहुत ही कंसाइज वे में, बहुत ही शॉर्ट वे में हम जस्टिस डिबेट्स और कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज देख रहे हैं. ठीक है. सो ये भी आप आइस मैराथन. सो गाइस सब्सक्राइब कर देना अगर आपको जो है इस तरीके से और बहुत सारे लेसन चाहिए तो. ठीक है. लेकिन पहले जाओ और ये वाला लेसन देख के हो पार्ट फर्स्ट. ठीक है, तो आई बटन में लिंक दे दूंगा मैं, उसके बाद आप जाना पार्ट फर्स्ट देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो. लेकिन जो ये हमारे फर्दर जो केसेस होंगे ना, जो मैंने आपको बताया जो हमारा फर्स्ट केस से लेकर के 2020 तक जितने भी केसेस हैं जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो मैंने आपको बता दिया वो किस तरीके से पढ़ेंगे. पुराने लेसन को जा करके एक बार देख लेना. ठीक है. इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, ये बहुत ही कॉन्साइज है और वैल्यू एडेड मटेरियल के तौर पर मैं आपको लेकर के आना, बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी और किस तरीके से हमारे करंट इश्यूज चल रहे हैं. ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा इसके बारे में. ठीक है. और उसके बारे में तो मैं आपको एकदम एक्सपर्टाइज करा दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. एक्सपर्टाइज आ जाएगी आपके पास जो है जुडिशरी के कोर्ट्स और जुडिशरी रिलेटेड केसेस को समझने में. ठीक है. केस 7 को अगर हम देखें यहाँ पर, तो वो हमारा BK पवित्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ये. तो इसमें क्या था, इसमें ये था कि जो मतलब कॉन्टेक्स्ट ये था जो आपके SC और ST हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाए कि ना दिया जाए. जो प्रमोशन है. ठीक है, प्रमोशन की जो है ये इशू है सबसे बड़ा. ठीक है, OBC वाले कहेंगे हमें भी दो, इस तरीके से. फिर बात आती है आपकी इसमें. देखो, कर्नाटका गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर के आई थी जिसमें इन्होंने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी. अब कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का मतलब क्या होता है? देखो, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी क्या होती है? सीनियरिटी अटेंडेड ड्यूटी सम कॉन्सिक्वेंसेज विल बी रिटेन्ड एट एनी कॉस्ट नो मैटर वॉट. इसका मतलब ये है कि सीनियरिटी अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेज के अकॉर्डिंग अगर दी गई हो, कि कारण दी गई हो, तो वो मेंटेन रहेगी हमेशा. ठीक है, तो कुछ भी हो जाए चाहे. देखो, एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है इसका, देखो बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से समझना ये वाला. कि मान लीजिए ये एक जनरल का बंदा है. ठीक है, और ये एक SC ST कैटेगरी का है. ठीक है, SC ST कैटेगरी का है और ये जनरल कैटेगरी मान लीजिए. ठीक, तो इसमें यहाँ पर जब भी, अब ये सीनियर है आपका. ठीक है, ये यहाँ पर रिजर्वेशन से आया है. ठीक है, अब फर्दर जब यहाँ पर क्या होगा, प्रमोशन होगा, तो इनको ट्रीट किया जाएगा ऐसा प्रेफरेंशियल. ठीक है, प्रेफरेंस को दिया जाएगा. तो ये SC वाला जो बंदा है वो यहाँ पर आ जाएगा प्रमोशन से. ठीक, अब फिर कभी जनरल वालों का भी होगा जो. ठीक है, अब यहाँ पर सीनियर कौन था? ये जनरल वाला. लेकिन जब ये जनरल वाला यहाँ पर आएगा ना, तो सीनियर कौन हो जाएगा? ये SC वाला. ठीक है, तो अब ये जो SC की सीनियरिटी ये हमेशा मेंशन रहेगी यहाँ पर और हमेशा मेंटेन रहेगी. ठीक है, तो इस तरीके से इसमें ये कहा जाता है. और भी बहुत बड़ी बात है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी में, मैं आपको बताऊंगा जब हम नागराज वर्सेस ये पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने अपेल्ड किया इस वाले एक्ट को और ये भी कहा कि ये जो आपने एक्सरसाइज की है बिल्कुल वैलिड है. ठीक है, मतलब जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सेफगार्ड दिए गए हैं और प्रमोशन दिया गया है रिजर्वेशन के अंदर प्रमोशन, रिजर्वेशन के अंदर प्रमोशन दिया गया है, तो वो आपका आर्टिकल 16(4)A जो है उसके अंदर है, बिल्कुल वैलिड है. ठीक है, और इसके अंदर नागराज वर्सेस ये वाला जो वर्डिक्ट था 2006 का, इसको भी इसके अंदर कोट किया गया था. और ये कहा गया था कि नागराज केस, अब मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगा ऐसे ही. उसमें यही था कि जो आपका नागराज में भी कि आप दे सकते हो प्रमोशन में रिजर्वेशन, लेकिन आपको चाहिए उसके अंदर क्वान्टिफिएबल डाटा. ठीक है, और फिर 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसने भी इसको बैक किया इस वाले एक्ट को, ये जो गवर्नमेंट का एक्ट आया था कर्नाटका का. ठीक है, क्यों क्या था वो, देखो 85th में ये कहा था, क्या था, सेम बात थी कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन दिया जाएगा रिजर्वेशन. ठीक है, रिजर्वेशन दिया जाएगा प्रमोशन में. ठीक है, जो SC ST कैटेगरी है उनको. ठीक है, उसके बाद आता है आपका केस 8. तो केस 8 है आपका जो केरला का जो कोस्टल रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी थी. ठीक है, ठीक है, ये स्टेट ऑफ द केरला का वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स. तो इसमें क्या था, कॉन्टेक्स्ट ये था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जो किया गया है कोस्टल रेगुलेशन कोस्टल एरिया में, कोच्चि में. ठीक है, आपने इमेजेस देखी होगी, द हिंदू में इमेजेस आई थी कि किस तरीके से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी उनको हटा दिया गया था. ठीक है, वर्डिक्ट ये था, मतलब ये जो कोची के कोस्टल सिटी है उसके बिल्कुल पास में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी, कॉम्प्लेक्स बना दिए गए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वायलेशन है कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर. आपको पता है CRZs होते हैं, कोस्टल रेगुलेशन जोन. अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है, नहीं तो बताता मैं आपको. CRZ 1. ठीक है, ये बेसिकली डिपेंड करता है आपका कि कितनी दूरी पर आप हैं. ठीक है, कितनी दूरी पर कंस्ट्रक्शन किया जाता है. ठीक है,
तो ये उनके अकॉर्डिंग होता है। तो CRZ 1, CRZ 2, CRZ 3 इस तरीके से होता है। तो इसमें होता है कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द कमिटी मेड फॉर द, ये देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनसेशन तो दिया जाएगा किनको, जो ये जो उनका फ्लैट्स उनके अंदर थे, और लाइबिलिटी किन पे होगी, जो ये डीलर्स थे, ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर्स थे, बिल्डर्स थे, इन पर। और वो किस अकॉर्डिंग जिसका जो डिसाइड की जाएगी, वो एक कमेटी बनाई जाएगी, उसके अकॉर्डिंग जो है ये डिसीजन लिया जाएगा इसके बारे में, ठीक है। सो ये कहा गया इसके अंदर। उसके बाद आपका केस नंबर 9, केस नंबर 9 है आपका विक्रम चटर्जी एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो विक्रम चटर्जी का ये केस है वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कॉन्टेक्स्ट था रीरा का एक्ट, कैंसलेशन ऑफ द रीरा एक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ द ग्रुप। देखो बेसिकली बात क्या थी, देखिए इसमें जो है वो अम्रपाली ग्रुप था, एक अम्रपाली ग्रुप करके था, अम्रपाली, ये रियल एस्टेट का ग्रुप है, ठीक है, बहुत बड़ा ग्रुप था रियल एस्टेट का। लेकिन इसमें अंदर क्या था कि इन्होंने इनका जो इसमें क्या था कि जो रीरा रेगुलेशन के अंदर, रेगुलेशन के अंदर इनका जो अम्रपाली ग्रुप का जो रजिस्ट्रेशन था वो कैंसिल कर दिया गया। इतनी बड़ी बात हो गई थी। वो क्या था, देखो रीरा का मतलब है जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट जो एक्ट है आपका 2016 में आया था ये, ठीक है। तो उसके अंदर रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए था ये बेसिकली, ठीक है। सो इसमें क्या था कि ये जो अम्रपाली एक्ट, इन्होंने क्या किया, अम्रपाली ग्रुप ने प्लस जो ग्रेटर नोएडा और नोएडा की जो अथॉरिटीज़ थी, इनके साथ मिलकर के क्या किया गया कि इनके जो होम बायर्स थे बहुत सारे लोगों के, उनके पैसे को खा गए ये, ठीक है। दे साइफंड ऑफ द मनी ऑफ द होम बायर्स। अब भैया दिक्कत होगी, ये तो बहुत ज़्यादा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 3 ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट की इसके अंदर। पहला है NBCC जो नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कमीशन है, उसने कहा गया कि आप सबसे पहले तो इसके प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लो अमरपाली ग्रुप के, और ये जो नोएडा की अथॉरिटीज, ठीक है, उनके प्रोजेक्ट को ताकि कंप्लीट कर सके उनको। उसके बाद ये कहा गया कि पहला तो ये था कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद ED जो था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, उनसे कहा गया कि अंडर फेमा और PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और जो फाइनेंशियल फॉरेन एक्सचेंज जो, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, इसके अंदर क्या किया गया कि इनके अंदर केस चलाया गया इन पे, अमरपाली ग्रुप पे, ठीक है। सो ये कुछ ऑर्डर्स थे सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जो ये केस नंबर 10, केस नंबर 10 है DAV कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। देखो इसमें क्या था कि ये कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि एप्लीकेशन एंड इंक्लूजन ऑफ दी सर्टेन NGOs अंडर RTI की, ये जो NGOs होते हैं कुछ, जिनको गवर्नमेंट क्या करती है, फाइनेंशियली मदद करती है, ठीक है, और जिनके पास जो पब्लिक अथॉरिटी है कि नहीं है, ये कहा गया कि वो RTI के अंदर आती है कि नहीं आती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस बिल्कुल ये पब्लिक अथॉरिटी है, देख बिकॉज दे सब्सटेंशियली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसको फाइनेंस किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। सो इन्होंने कहा कि सर्टेन NGO जो है पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आएंगे, और ये जो है फिर अंडर RTI आपके आएंगे, ठीक है। तो ये बात कही गई सुप्रीम कोर्ट ने DAV कॉलेज ट्रस्ट के अंदर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है वाला, आपको पता है ये वाला जो केस है, आप जो अकाउंटेबिलिटी और जो आपका ट्रांसपेरेंसी उसमें मेंशन कर सकते हो GS4 में। अब यहाँ पे बात आती है आपकी जो फर्दर है, जो केस नंबर 11 है, सेंट्रल जो हमारे PIO हैं सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल। सुभाष चंद्र अग्रवाल जानते हो आप, सुभाष चंद्र अग्रवाल जो है एक बहुत ही जाना माना नाम है RTI की दुनिया में, ठीक है। बहुत ही बड़े RTI एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, बहुत बड़े RTI एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। इनकी भी स्टोरी बहुत कमाल की है, कभी आपने इनको डिबेट में सुना होगा RS TV में, तो अच्छा लगा होगा आपको, ठीक है। तो बहुत ही जो है पति की बात करते हैं, ठीक है। यस कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो कॉन्टेक्स्ट ये इन्होंने कहा कि CGI जो है वो अंडर RTI आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बताओ मैं तो आप, ठीक है। तो इन्होंने कहा PIO का मतलब जो है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, ठीक है। सो उनके बारे में बताइए किस मतलब कुछ रिपोर्ट मांगी लेकिन वो नहीं मिल पाई रिलेटेड टू दी जो क्या जो इनकम स्टेटमेंट है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, CGI से रिलेटेड, क्या RTI के अंदर है कि नहीं है। तो ये कहा गया, तो वर्डिक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, अपहेल्ड किया जो दिल्ली हाई कोर्ट ने 2010 में एक वर्डिक्ट दिया था कि जो CGI है वो पब्लिक अथॉरिटी है और वो अंडर RTI के अंदर आती हैं आपके, ठीक है, RTI के अंदर आते हैं वो आपके, ठीक है, ये कहा गया इसके अंदर। उसके बाद आता है आपका बट द कंसर्न अबाउट द कॉन्फिडेंशियलिटी इन द सम केसेस। इन्होंने ये कहा गया कि ये मानते हम कि जो CGI है वो आपके पब्लिक अथॉरिटी है और वो आते हैं आपके किसके अंदर, RTI के अंदर, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी जो कुछ मैटर्स में वो होनी चाहिए और वो होगी, ठीक है। तो उसके अंदर इन्होंने ये बताया कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो हर जो कुछ मैटर्स हैं उनके अंदर मेंटेन की जाएगी, ठीक है। और
जो लेकिन इसके अंदर देखो फिर जस्टिस चंद्रचूड़ आ गए, ये बहुत ही ज़्यादा, मैं तो इनको बहुत ही एक्टिविस्ट जज मानता हूँ, ठीक है, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही पते की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ही कहते हैं, तो इसमें क्या था कि इन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जो अपॉइंटमेंट है और जो सिलेक्शन होता है आईएएस जुडिशरी में, कम से कम इसको तो पब्लिक करना ही चाहिए कंपलसरीली, ठीक है। तो ये बात इसके अंदर की थी, तो आप इसको मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में, ठीक है। तो जस्टिस चंद्रचूड़ का रेफरेंस लेकर के, तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपका। देखो केस है आपका, केस नंबर 12, एम सिद्दीक वर्सेस मंत दास एंड अदर्स। ये आपका अयोध्या बाबरी मस्जिद वाला डिस्प्यूट है। प्लीज़ गाइस वेट कर लो, इसके लिए डिटेल में एक एक हिस्ट्री के साथ बताऊंगा, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या रहा है इसका और आज दिन तक इनका क्या है, ठीक है। तो प्लीज़ वेट कर लेना, इसको मैं डिटेल में लेकर के आऊँगा। तो फर्दर आगे बढ़ते हैं। जो केस नंबर 13 है, केस नंबर 13 है आपका रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। इसका कॉन्टेक्स्ट है आपका फाइनेंस एक्ट। जो देखो इसमें हमको जो मेन आर्ग्यूमेंट था वो बेसिकली फाइनेंस एक्ट से रिलेटेड ही था 2017 का, लेकिन जो हमारा मेन कंसर्न है वो आधार एक्ट से रिलेटेड है जो 2018 में आया था, ठीक है। आधार एक्ट से रिलेटेड है। इसको आधार एक्ट को भी बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ मैं आपको, बिल्कुल टेंशन मतलब, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेसन में, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा आधार एक्ट था, तो अगले लेसन में मैं आपको आधार एक्ट से रिलेटेड बातें बताऊंगा, ठीक है। वो इन डाउट जो आधार एक्ट था वो डाउट किया उसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, एंड इट हैज़ बीन, क्योंकि जो ये जो आधार एक्ट था उसको मनी बिल बता करके पास कराया गया था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि हम इसको जो है लार्जर बेंच को रिफर करते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ तो वो मैं आपको बताऊंगा अगले लेसन में। तो गाइज ये था हमारे जो 2019 और 2020 के इंपॉर्टेंट केस थे। अब आप इन सबको स्प्रेड करो अपने आंसर में, वैल्यू एडेड मटेरियल का काम करेगा ये सब आंसर आपके, ये जब जो जितने भी आपके ये सब होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता नहीं है, ठीक है। आंसर लिखते हो जब पता चलता है आपको कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने आंसर मैक्सिमाइजेशन में, बिकॉज हर आंसर में अगर आपने एक मार्क्स से बढ़ा लिया तो कितना ही डिफरेंस कर लोगे आप, है ना, ठीक है। आपकी रैंक हाई जा सकती है उससे, ठीक है। सो ये सब था हमारा। तो 2019 और 2020 के जो केसेस थे ये थे। अब देखना जो हम डिस्कस करेंगे फर्दर जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हुए हैं अभी तक हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर, इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री के अंदर, और 2019-22 के अयोध्या वर्डिक्ट हुआ, ठीक है, आधार एक्ट हुआ, ठीक है, सबरीमाला के अलावा जो 377, 497, ये सब केस हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो गाइस जब तक के लिए स्टे ट्यून, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। आईएएस मैराथन आप ही का चैनल है और हर चीज़ फ्री में अवेलेबल करा दूंगा आपको। मैंने पहले ही कहा आपसे, कितनी ही बार कह दिया, मैं थक भी गया इसको कहते कहते, ठीक है। और लेकिन मैं कहता रहूँगा हमेशा आपसे, क्योंकि ये एजुकेशन कोई पे करने का सामान नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट अ प्रोडक्ट, ठीक है। आपको जो खरीदना पड़े, ठीक है, ये आपका हक है, ठीक है, आपको लिया जाना चाहिए, ठीक है। तो हम थोड़ा सा जो ट्राई कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ अप्रिशिएट करें हमारे एफर्ट्स को। तो गाइस जब तक के लिए मिलते हैं अगले लेसन में, मिलते हैं, है ना, कुछ नया लेकर के आएंगे आपके लिए। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।